बाजार और इकोनॉमी दोनों के लिए इस बार का बजट मेक या ब्रेक है। बाजार और इकोनॉमी दोनों मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहे हैं। जहां इकोनॉमी में सुस्ती दिख रही है, वहीं बाजार भी पिछले 4 महीने से करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। डिमांड में कमी से ज्यादातर कंपनियों के नतीजे भी लगातार 2 तिमाहियों से कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में बाजार और इकोनॉमी दोनों बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों को बजट से बूस्टर डोज का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार बजट में केपेक्स और डिमांड बढ़ाने के लिए कई फैसले कर सकती है। साथ ही मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। इन उम्मीदों के बीच सवाल यह है कि अगर बजट में राहत के फैसले होते हैं तो किन शेयरों पर दांव लगाया जाए, किन शेयरों के जरिए उन फैसलों का फायदा उठाया जाए। आपकी इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ा है जो बताएगा अपने बिग बजट बेट्स। बड़ा पैनल, पहले पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं आप लोग को भाई साहब। मार्केट्समिथ इंडिया के मयूरेश जोशी, एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब, ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह, एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मोहता साहब। आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच एक साथ जुड़ने के लिए और एग्री करने के लिए। एक एक बढ़िया पिक का तड़का इस शो में हमें जो देने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसके लिए। भाई साहब ध्यान रखिएगा, बजट है 1 फरवरी को, अगले हफ्ते सैटरडे को। उस दिन शेयर मार्केट भी खुला होगा। रोज की तरह सुबह से सीएनबी आवाज की पूरी टीम होगी आप लोगों की मदद करने के लिए। सबकी नजरें होंगी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पे, और मैडम सीतारमण अपना 8वां स्ट्रेट यूनियन बजट इस बार पेश करने जा रही हैं। जब बजट की बात आती है, बजट का समय आता है, तो हम सब रिटेल के दिमाग में एक ही चीज होती है, टैक्स बर्डन कम करेंगी कि नहीं, है ना। कई सारी रिपोर्ट से कहती हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स को इस बार के बजट में कुछ टैक्स रिलीफ मिलती हुई नजर आएगी। हो सकता है इनहैंस्ड एग्जेम्पशंस, इनहैंस्ड डिडक्शंस के थ्रू। आएगा कि नहीं आएगा वो तो 1 फरवरी को क्लैरिटी आएगी, पर ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रही हैं इसका अनलाइकली है कोई भी मटीरियल इंपैक्ट पड़ेगा रेवेन्यूज पे। तो मतलब भाई साहब आया भी कुछ तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। पर बजट में इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। इंडिया का विजन और रोड मैप सामने रखा जाता है, और ध्यान रखिएगा एवरी रुपी काउंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नजर रखने वाली चीज हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े। माना यह जा रहा है क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटीज हैं। फिस्कल प्रूडेंस, उस पाथ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और फिस्कल प्रूडेंस से मेरा मतलब है रिस्पॉन्सिबली अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना। एलिवेटेड पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है, ऐसे में फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ शायद इंटैक्ट रहे, शायद क्या बहुत लाइकली इंटैक्ट ही रहेगा। फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। FY21 वो कोविड का समय, जब सरकार, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा हेल्थ केयर और इकोनॉमिक रिलीफ पे स्पेंड हुए थे, तो अचानक ये सब बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार का घाटा। सरकार का घाटा मतलब जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम कमाई हो रही है। तो ये डेफिसिट थे, लगातार हर साल रिड्यूस होते चले जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और FY25 के लिए जो रखा था बजट एस्टिमेट वो था 4.9% का। ज्यादातर सारी ब्रोकरेजेस मानती हैं 4.9% इस बार अचीव होगा। और सबकी नजरें होंगी FY26 के फिस्कल डेफिसिट के उस आंकड़े पे। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.5%, यानी कि जो पाथ फिस्कल कंसोलिडेशन का है वो कंटिन्यू करेगा। 4.9% अचीव करेंगे, अगले साल के लिए 4.5% का आंकड़ा होगा। बैंड है 4.4 से 4.6% का। मैंने बीच का पकड़ लिया है, लेकिन यही मोटा मोटी रेंज है जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही आंकड़ा है जो सब नजर रखेंगे।
कैपिटल मार्केट्स वॉच करेगा बैलेंस कैसे रख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट और स्पेंडिंग के बीच में। और स्पेंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आजकल सब क्या देखते हैं, प्लेट बदलेगा, केपेक्स पे स्पेंड्स। और लार्जली एक्सपेक्टेड है कि वो जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पर, वो इस बार भी कंटिन्यू करेगा। वो केपेक्स पे स्पेंड्स का ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पे हर बजट के साथ केपेक्स पे खर्च बढ़ता चला गया। हाँ, ये जरूर है, एक चीज नोटिस करोगे आप, ग्रोथ रेट्स ठंडे पड़े। मिसाल के तौर पे FY25 ओवर FY24 17% के आसपास का उछाल, इससे पहले ज्यादा तगड़े उछाल देखने को मिल रहे थे। बहुत लाइकली कि इस बार भी केपेक्स पे बढ़िया स्पेंड का आंकड़ा आएगा। एक चीज इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स टटोली, शायद जो फास्टेस्ट पेस ऑफ केपेक्स था वो अब हमारे पीछे है। यहां से शायद आप एट या बिलो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट्स पे केपेक्स के खर्च देख रहे होंगे। और FY24 पे जो जीडीपी का 3.2% था उस पे शायद पीक आउट कर गया है। तो हो सकता है वो ग्रोथ मोमेंटम ठंडा पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब इस बार केपेक्स अनाउंस होगा तो सरकार शायद उस केपेक्स को फ्रंट लोड कर रही होगी, यानी कि शुरुआत में ही खर्चों पे जोर होगा। दूसरी चीज, ये 11.11 लाख का आंकड़ा शायद मिस हो रहा हो। सब लोग केपेक्स पे स्लो डाउन की बात कर रहे थे, तो एक्चुअल आंकड़ा हो सकता है इससे कम का हो। और फिर जब FY26 का केपेक्स अनाउंस करा जाए तब फिर से ग्रोथ रेट अच्छे दिखने लगे, ये ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है। तीसरी चीज, जॉब क्रिएशंस, शायद एम्फेसिस कंटिन्यू करे जॉब क्रिएशंस पे। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, MSMEs को क्रेडिट मुहैया करा के, रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करके और स्किलिंग पे फोकस करके। लास्ट यूनियन बजट उसका एग्जाम्पल है। एम्फेसिस था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट पे। वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस करा गया था। शायद सरकार कंटिन्यू करे इन इंसेंटिव्स पे, इन सब पे प्रायोरिटाइज करना इस बार भी, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। हाँ, ये बात फैक्ट है कि हम लोग अब वो सारा फोकस है कि ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट, मतलब कि एक ब्रीफ समरी आएगी, वो जो 2047 के ग्रोथ टारगेट्स हम अचीव करना चाहते हैं आजादी के 100 साल पूरे होने पे, उस पर टच अपॉन हो रहा होगा। और एक चीज और, 2024 का जनरल इलेक्शन का मैंडेट दिखा रहा है एनडीए की रिड्यूस्ड मेजॉरिटी। हो सकता है कुछ रीएलोकेशन एक्सपेंडिचर्स का हो रहा हो, रूरल ट्रांसफर्स की तरफ, वेलफेयर स्पेंडिंग की तरफ, ये हो सकता है। पर हां, इतना ज्यादा रूम है नहीं, लीवे है नहीं कि वेलफेयर स्पेंडिंग पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाए। तो एक्सपेक्टेशंस हमेशा की तरह बजट से बहुत ज्यादा हैं। हम चाहते हैं मैडम सीतारमन ग्रोथ के लिए बैट करें, हम लोग का अर्बन स्ट्रेस कम करें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज करें, एक्सपोर्ट को बूस्ट करें, और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे कंटिन्यू करें। इसीलिए हर बजट में हम लोग कहते हैं मैडम सीतारमन को एक बड़े टाइट रोप पे वॉक करना है, इन दोनों के बीच में एक समन्वय बिठाना है। इस बार भी कुछ बदलेगा नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बजट सामने खड़ा हुआ है। गौरांग सर, ऐसे क्या धक धक हो रही है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को और CNBC आवाज के दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभ दिन। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी कंपनी और मेरी तरफ से। अगर बजट से दिल धक धक करने लगा तो फिर मेरे ख्याल से शेयर बाजार में आना ही अनिवार्य नहीं होगा हमारे लिए। और बजट तो हर साल आता है, इस बारी हमने पिछले साल भी देखा, और अब एक निर्णायक तरीके से पूर्ण बजट माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी 1 फरवरी को, यानी कि अगले हफ्ते शनिवार को पेश करेंगे। लेकिन हाँ, एक बिल्कुल कहूंगा कि बाकी कुछ 2-3 सालों के जो बजट हमने देखे हैं आशीष, उसकी तुलना में मेरे ख्याल से अगले हफ्ते 1 फरवरी को जब ये बजट आएगा तब बहुत सारे कदम सरकार उठाएंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। रक्षा क्षेत्र, निर्माण कार्य, रेलवे, ऊर्जा क्षेत्र, खपत को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करेगी, ऐसा अनुमान है। निजी स्तर पर जो कर है, जो दरें हैं कर की, वो शायद थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं नीचे की तरफ, और एक विकसित भारत का बजट हो, ऐसा हमारा अनुमान है। आइडिया बेसिकली शो का, ये तो बजट की ऐसी बातचीत चल रही थी, बजट पे शो था, तो आइडिया लेकिन था कि बढ़िया सी स्टॉक पिक्स, बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स
जो वैसे भी सेक्टर आउटलुक को देखते हुए, बिजनेस फंडामेंटल्स को देखते हुए, उनके ग्रोथ पोटेंशियल और उनके वैल्यूएशन को देखते हुए आकर्षक लगते हैं। और उसमें अगर बजट सपोर्टिव हो गया तो सोने पे सुहागा। ये आइडिया था बढ़िया पिक्स लाने का, बिग बजट बेट, क्योंकि किसी को नहीं पता 1 फरवरी को क्या होने वाला है, पर अपन तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन फंडामेंटल वाले स्टॉक्स के साथ। मयूरेश, आइडिया ठीक है ना? और आपका सबसे प्रेफर्ड पिक? आफ्टरनून आशीष जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। नहीं, बिल्कुल आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। विदाउट फर्दर डिले मुझे लगता है ई मुद्रा इज समथिंग दैट वी लाइक एट मार्केट्स विद इंडिया। दो चीजें आई थिंक जो बजट में हम हर साल सुनते आ रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, ये मुद्रा एक परफेक्ट प्रॉक्सी है ये कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इनके जो दो बिजनेस डिविजन्स हैं, साइबर सिक्योरिटी को लेके और इनके जो एंटरप्राइज सॉल्यूशंस हैं अलॉन्ग विद ट्रस्ट सर्विसेज, ये सेगमेंट्स परफेक्टली केटर करते हैं ये सारी चीजों को। अगर आप रेवेन्यूज देखें, फर्स्ट हाफ में 233 करोड़ के आसपास 32% की ग्रोथ रही है, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ हैज कम फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी स्ट्रोक पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो है डिजिटल सिग्नेचर्स इशू करते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक बजट में एक एक स्ट्रेस दिया जाएगा ऑन पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया, आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो सकती है मुद्रा। एंड नंबर्स आर आल्सो प्रोबेबली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। जहां तक मार्जिन्स का सवाल रहा है, मार्जिन्स थोड़े घटे हैं क्योंकि ट्रस्ट सर्विसेज में थोड़े रेगुलेटरी चेंजेस हुए थे कस्टमर बिलिंग को लेके। दे हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू न्यू मार्केट्स लाइक अमेरिका, सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एज वेल एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो जो मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी रहेगी 26 और 28% के आसपास, ये शायद मेंटेन हो जैसे ये सारे नए ज्योग्राफीज में बिजनेस आने लगे और वॉल्यूम ग्रोथ नंबर्स भी दिखने लगे। तो मुझे लगता है आई थिंक पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया की थीम के साथ जो बजट में एलोकेशंस हो सकते हैं, ये मुद्रा कैन बी अ परफेक्ट प्ले। हमें एक 18 से 20% की अपसाइड दिख रही है एंड यू शुड कीप अ वेरी वेरी क्लोज वॉच ऑन 900 ऑड लेवल्स एज अ स्टॉप लॉस फॉर दिस ट्रेड। ई मुद्रा, मयूरेश की चेयर बड़ी कंफर्टेबल दिख रही है, बड़ी रिलैक्सिंग सी। पर ई मुद्रा है सबसे प्रेफर्ड बेट। सनी जी, आपका सबसे प्रेफर्ड बजट आइडिया? या गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा पिक फोकस रहेगा बेसिकली रेलवे सेक्टर पर, और मुझे लगता है कि बजट में कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, इंडिया को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रेलवे वैगन है उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया जाएगा। और इसी के चलते हमने टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड को चूज किया है विद प्राइस टारगेट ऑफ 1300 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो ये एक लौती कंपनी है जो वैगन एज वेल एज कोचेस में प्रेजेंट है। 12,000 वैगन सालाना बनाने की क्षमता रखती है और 300 कोचेस पर ईयर बनाने की क्षमता है। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है। सितंबर क्वार्टर में हमने देखा था कि 14,600 वैगन बनाने की ऑर्डर बुक है। 1592 मेट्रो कोचेस और वंदे भारत कोचेस बनाने की ऑर्डर ऑलरेडी इनके पास है। 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और रिसेंटली इन्होंने अभी एक ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रेन सेट डिलीवर की है बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को, विच इज अगेन वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। डेट फ्री बैलेंस शीट है। हमें लगता है कि FY24 में कंपनी का जो 3800 करोड़ का टॉप लाइन था वो अगले 2 साल में बढ़कर 6500 करोड़ हो जाएगा। और जो प्रॉफिट तकरीबन सालाना 300 करोड़ का पोस्ट किया था, वो हमें लगता है कि 500 करोड़ का प्रॉफिट FY26 में आएगा विद रिटर्न रेशियो ऑफ ROE ऑफ 18%। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो तकरीबन 26 टाइम FY26 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रहा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। परफेक्ट है। लीजिए भाई, टिटागढ़ रेल सिस्टम। गौरांग सर, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? तो आशीष भाई, हमने ऑटो क्षेत्र का चयन किया है और वहां से दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M, निरंतर इस कंपनी पर हमारी खरीदारी की राय रही है और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि नतीजे तो बेहतर आएंगे ही, जिस प्रकार के इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और नए लॉन्चेस को लेकर के भी काफी उत्साह है। दूसरी तरफ सरकार के तरफ से नीतियां जो है वो ऑटो क्षेत्र के लिए और सहायतामंद और भरोसेमंद और विकास वाली नीतियां बन होगी। PLI स्कीम की भी चर्चा हमने सुनी है और एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये पूरा समीकरण अगर मैं सामने रखता हूं और थोड़ा बहुत समय सीमा की अगर आपके पास पाबंदी नहीं है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चयन हमने किया है ऑटो क्षेत्र से और लक्ष्यांक के रूप में 3,550 के आसपास के लक्ष्यांक हमने निर्धारित किए हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वहां पर मुझे उम्मीद है कि कंपनी की तरफ से
कारोबार की रणनीति बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभर के आने की संभावना लगती है हमें। सुदीप सर, अगला पिक आपका सबसे प्रिफर्ड बजट आइडिया। आशीष जी, डिफेंस मेक इन इंडिया सरकार का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से जो एलोकेट होगा उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस के लिए होगा, ये तो हम कॉन्फिडेंट है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL एक ऐसा कंपनी है डिफेंस क्षेत्र में जहां पे हम बहुत पॉजिटिव है। जैसे हम जानते हैं डिफेंस में इनका इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। ऑर्डर की तो कोई कमी नहीं है, तगड़ा ऑर्डर बुक है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और अभी एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी ये ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी कुछ क्षेत्र में एनकरेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट। इसके अलावा इन्होंने डिफेंस के आउटसाइड ऑफ डिफेंस भी डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा बहुत किया है, जिसके चलते ये मेट्रो सिस्टम्स, सिविल एविएशन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एरियाज में ध्यान दे रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि BEL बहुत अच्छा निवेश हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए करंट लेवल पे, और 1 साल प्लस का नजरिया से यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। 350 रुपया प्लस का टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, 4 बेहतरीन आइडियाज आ गए हैं। क्विकली ब्रेक ले रहा हूं, अभी तो सिर्फ ऊपर के लोगों से बातचीत हुई है, नीचे की पूरी लकीर बची हुई है। अमरीश सर के पास, पार्थिव के पास, राजेश जी के पास, चतुर्मोहता साहब के पास जाना बचा है। ब्रेक के उस पार इन चारों के बेहतरीन आइडियाज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आइडिया था बजट से पहले कुछ बेहतरीन बजट आइडियाज जाने का, बिग बजट बेट्स आपके सामने प्रेजेंट करने का। लाइए पैनल को स्क्रीन पे और चलते चतुर्मोहता साहब के पास। सबसे प्रेफर्ड उनका आइडिया। चतुर्मोहता साहब, गुड आफ्टरनून, आपका सबसे प्रेफर्ड पिक। नमस्कार आशीष। तो देखिए, हमें जो स्टॉक 2025 के लिए काफी अच्छा लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और वो होगा पिरामल फार्मा। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपिक्स PMS में बना हुआ है। तो हमारा ये मानना है आशीष की जो इंडियन CRDMO स्पेस है वो 2023 के कंपैरिजन में 2028 में ऑलमोस्ट उसका जो साइज है वो 2x हो जाएगा, और जिसका क्लियर बेनिफिट पिरामल फार्मा जैसी कंपनी को मिलेगा जिनका कोर बिजनेस जो कि करीब 58% टॉप लाइन जो है वो रेवेन्यू का वो करीब CDMO स्पेस से आता है, और वहां पर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और खास पिरामल फार्मा इसलिए भी क्योंकि उनकी जिस तरह की एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अप्रोच है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इनकी काफी अच्छी बनी हुई है, उसका बेनिफिट हमें लगता है कि इस कंपनी को और बेहतरीन मिलता हुआ नजर आएगा। और US में जिस तरह से हमें लगता है कि बायोटेक सेक्टर जो है वो काफी अच्छा करेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी, जिसका क्लियर बेनिफिट CDMO कंपनीज को मिलेगा, और जिसके चलते CDMO जो स्पेस है वो मुझे लगता है 17% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 3 सालों में कंटिन्यूसली केगर बेसिस पर दिखा सकता है। और साथ ही साथ इनका जो हॉस्पिटल जेनरिक्स का बिजनेस है, या अगर से हम बात करें कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस है, वो भी एक स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल ये पॉजिटिव्स हैं, बिल्कुल ठीक। पिरामल फार्मा, चतुर्मोहता साहब की सबसे प्रेफर्ड आइडिया। राजेश सर, क्या लेकर आए? इस बार के बजट से बहुत उम्मीदें बनी हुई हैं, और खास करके रक्षा क्षेत्र से हमारी उम्मीदें बहुत तेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, और अगर पिछले 2-3 बजट आप देखो तो रक्षा के एलोकेशंस थोड़े से कम हुए थे। इस बार हमें लगता है कि वो एलोकेशंस अच्छे होंगे, जिस वजह से हमने एक डिफेंस का स्टॉक लिया है। BEML के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो 3 ऐसे क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है जो कि तीनों लाइमलाइट में है, फिर वो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, माइनिंग का हो, या मेट्रो रेलवे का हो, तीनों में कंपनी की अच्छी पकड़ बनी हुई है। ऑर्डर बुक 1 नवंबर 2024 के देखेंगे तो 123 बिलियन की थी, और मैनेजमेंट ने FY25 का गाइडेंस 20% का बनाया हुआ है रेवेन्यू पे, जो कि डिफेंस के बड़े एग्जीक्यूशन कह लीजिए या माइनिंग में ग्रोथ को कह लीजिए, उस दोनों चीजों को लेकर के अपने गाइडेंस मैनेजमेंट ने मेंटेन किया है। और लंबी अवधि के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं स्टॉक के बहुत बहुत अच्छे हैं। जो ऑर्डर बुक इतनी शानदार है वो तो अपनी जगह दिखाई दे रही है। मॉडर्नाइजेशन तो BML क्योंकि रक्षा में है, माइनिंग में है, मेट्रो में है, और ये तीनों स्पेसेस बहुत अट्रैक्टिव नजर आती हैं। डिफेंस पे एक BEL अपने पास ऑलरेडी है, जोड़ दीजिए उसमें BML भी।
बर्थडे बॉय पार्थिव के पास चला जाए। पार्थिव, आज का क्या, इस बजट के लिए सबसे प्रेफर्ड आइडिया कौन सा? ये बजट सेशन के लिए हमारा स्टॉक आइडिया रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। देखिए, हम जानते हैं कि लास्ट ईयर बजटरी सेशन में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 11.5 लाख करोड़ अलोकेट किए थे, लेकिन हमने देखा है कि पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया और ये साल मुझे लग रहा है कि जो मार्च एंड तक रहेगा फिगर वो 11.5 से कम रहेगा। हमारा ये मानना है कि ये बजटरी सेशन में डेफिनेटली गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाएगी, इफ़ नॉट मोर बट एटलीस्ट टू द 10 to 15%। प्लस आई थिंक जो लास्ट ईयर का जो डेफिसिट रहा है, जो स्टेट इलेक्शंस डिलेड मानसून की वजह से स्पेंड नहीं हो पाए, वो ये साल हम इंक्रीमेंटल स्पेंड में देखेंगे, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी लार्सन एंड टुब्रो रहेगा। बिकॉज आज की तारीख में देखें तो लिस्टेड स्पेस में ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है जिसके पास 5.10 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। और इंफ्रा वर्टिकल के अंदर हम जानते हैं कि L&T का अराउंड 67% ऑर्डर बुकिंग रहता है। कंपनी ने बहुत एफिशिएंसी से डिसाइड किया है कि कोई भी नए ऑर्डर लेंगे तो बहुत एफिशिएंट नेट वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज टू द सेल्स उस पर फोकस करेंगे और कंटिन्यूसली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये कमेंट, और इसके जब किसी कर्मचारी 90 घंटे काम करेंगे तो वैसे भी वो कंपनी बढ़िया ही करेगी इवेंचुअली। आज का फाइनल पिक अमरीश सर के पास चला जाए। अमरीश सर, बिग बजट बेट कौन सी? मेरा बिग बजट बेट है रामकृष्णा फोर्जिंग्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बजट में फोकस रहेगा ऑन इंफ्रा एंड रेलवेज, जिसका बेनिफिट इनको मिलेगा क्योंकि ये केटर करता है टू वेरियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया एंड ग्लोबली, जैसे ऑटो, रेलवेज, फार्म इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, पावर एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग और माइनिंग। रामकृष्णा फोर्जिंग्स इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ अबाउट 2,29,000 टन्स पर एनम अक्रॉस 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। सब्सिडरी के पास 11 प्लांट्स है। 79% ऑफ रेवेन्यू आता है ऑटो सेगमेंट से। प्रिफर्ड सप्लायर है टू कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वी कमर्शियल और डाइमलर इन डोमेस्टिक मार्केट, और वॉल्वो, मैक ट्रक्स, एविको और फोर्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स। करीब 247 कस्टमर्स हैं इनके। Q2 के जो नंबर्स थे अच्छे थे डिस्पाइट द स्लोडाउन जो हमने देखा है मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में। Q2 का ऑर्डर फ्लोज भी काफ़ी अच्छा था, अबाउट 1,500 crores विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 4 years। और रिसेंट जेवीज और एक्विजिशन जो इन्होंने किए थे ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं कह ही रहा था जो कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप बजट में कुछ आए तो और सोने पे सुहागा, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो रखने रडार पे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स अमरीश का बेट। क्विकली रैप अप कर देता हूं, सारे प्रेफर्ड बिग बजट बेट्स हैं, सारी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जो आज एज ऑन डेट भी एक्सपर्ट्स को पसंद आती हैं। मयूरेश ने ई मुद्रा, सन्नी ने टीटागढ़ रेल सिस्टम, गौरांग साहब ने M&M, सुदीप सर ने BEL, अमरीश ने RK फोर्जिंग्स, पार्थिव ने लार्सन एंड टुब्रो, राजेश जी ने BEML और चतुर्मोता साहब ने पिरामल फार्मा चुना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ बेहतरीन आइडियाज हैं इस समय इस गिरावट में, जिनमें आप धीरे धीरे करके पैसा शायद डिप्लॉय कर सकते हैं। इन जाने माने एक्सपर्ट्स की एक एक सबसे प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पे। इस नोट पर आप सबका, आठों का एक साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।